वेलकम टू फिजिक्स पल्स, जहाँ हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपकी धड़कन बनने वाला है। तो हम लोग टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कॉमर्शियल एनर्जी। किस प्रकार जब हमारे घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करते हैं तो उनको चलाने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट उनको चलाने के लिए यूज़ में लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से सर्किट के अंदर वर्क होगा, और वहाँ पर जो वर्क होगा वो हमारा हीटिंग इफेक्ट को लेकर देखा जाएगा। जैसे मैं बात करूँ किसी एक हीटर की, गीज़र की, इनका मेन मोटिव क्या रहता है कि इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर देना हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन कर देना हीट एनर्जी में, जिससे जो हीटर का वर्क है हीट प्रोड्यूस करने का वो देखने को मिलता है। तो आज मैं ऐसे टॉपिक की बात करूंगा जिस टॉपिक पर हम लोग अपने घर से ही रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कैसे एक पंखा अगर मैंने 1 घंटे तक चलाया, या उसके साथ मैंने कोई टीवी 1 घंटे तक चलाई, या फिर मैंने किसी बल्ब या किसी फैन को चलने दिया कुछ समय के लिए, तब मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या आता है। तो जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो आएगा कितनी मेरी एनर्जी कंज्यूम की गई है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द्वारा कंज्यूम करी गई है, उसके बिहाफ पर मेरा बिल बनेगा। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे फाइंड करते हैं और इसकी रेट हम कैसे निकालते हैं, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि कॉमर्शियल यूज पर। जैसे हमारा है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट तो हमारी हो जाती है किलोवाट आवर। चलो, किलोवाट आवर जो कॉमर्शियल यूनिट बोली गई है, इससे पहले हम क्या बोलेंगे, इसको एक कॉमर्शियल एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि भाई कॉमर्शियल एनर्जी कितनी है, कितनी कंज्यूम करी गई, उसके बिहाव पर ही तो आप उसके पीछे यूनिट लगाओगे। तो ये कहा जाता है कि जब हमारा कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मेरा कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, दिख नहीं रहा कलर, यही लेना पड़ेगा, ये सही है। कोई भी मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एग्जाम्पल के लिए हीटर, कोई फैन हो गया, कोई गीजर हो गया, बहुत सारी और भी ऑप्शंस है। फैन हो गया, बल्ब हो गया, फैन तो मैंने दे ही रखा है, बल्ब हो गया, या फिर कोई इंडक्शन हीटर हो गया, कोई ट्यूबलाइट हो गई। अब इन सबको वर्क कराने के लिए क्या होगा, मैं पावर की सप्लाई करूंगा, मैं इनको कोई पावर दूंगा। अब पावर की सप्लाई जो मेरी हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, इसके लिए पावर का काम कौन करेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट काम करेगा। अब जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, मान लेते हैं ये कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और इसकी कुछ एक पावर है एनर्जी को कंज्यूम करने की, और मैं इसको कुछ समय तक रन करता हूं, कुछ समय के लिए मैं इसको क्या करता हूं, रन फॉर सम टाइम, कि कुछ समय के लिए इसको चलाया जाता है। किसी मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी पावर P है और जिसको मैं किसी समय तक चलाता हूं, तो उसके द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो वर्क क्या बनेगा, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। वर्क क्या बनेगा मेरा, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और मुझे पता है कि वो पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वॉट, और टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी सेकंड। तो जो वर्क है यहाँ पर, जो एनर्जी कंज्यूम का काम हो रहा है, उसकी यूनिट वॉट इनटू सेकंड में आ गई। लेकिन ये एक छोटी यूनिट होती है। जब हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात करते हैं, जब हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करने की बात करते हैं, तो ये कॉमर्शियल एनर्जी का कंज्यूम करते हैं। तो इनके लिए हम लोग यूज करते हैं बिगर यूनिट का।
बिगर यूनिट कैसे होगी? बिगर यूनिट के लिए क्या बोला जाएगा, या तो आप यूज करो वॉट इनटू आर का, या फिर आप यूज करो किलोवाट आर का। तो यही था हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, गलत नहीं होगा कि मेरी यूनिट अगर वॉट इनटू सेकंड में भी आ जाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू बस मेरी कम या ज्यादा दोनों को कंपेयर करने में फील होगी। जैसे कि मुझे अगर 1 मीटर लिखना है तो मैंने ऐसे लिख दिया, और इसी को मैं छोटी वैल्यू से आपको बताने की कोशिश करूं तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो वही फर्क है कि यार इतनी बड़ी वैल्यू लिखने से तो अच्छा है कि आप इसका एक शॉर्ट टर्म बना दो। कितनी बड़ी लैंग्वेज को लिखने से अच्छा है कि उसके लिए एक शॉर्ट लैंग्वेज बना दो, जिसके लिए हमने क्या करा, उन यूनिट को बड़ा कर दिया। अब 1 किलोवाट आर और 1 वॉट आर के अंदर एनर्जी का कंज्यूम कितना होगा? अगर मैं 1 वॉट आर की बात करता हूं तो इसके लिए ये होगा कि 1 वॉट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मतलब कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कितने वॉट पावर कंज्यूम करता है, 1 वॉट, और उसको 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, रन फॉर 1 आवर। जब 1 वॉट के अप्लायंस को 1 आवर के लिए चलाया जाता है तो कितना वर्क होगा, PW इक्वल टू P इंटू टी, पावर 1 टाइम 1 आवर। अब 1 आवर को मैं क्या करूंगा, चेंज कर लूंगा सेकंड में, 1 आवर को चेंज कर लूंगा मैं सेकंड में। तो 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 मीन्स 3600 जूल। तो मेरा ये काम हो जाएगा किस में, जूल में। अगर 1 वॉट के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 आवर तक चलाता हूं तो जिसके लिए मुझे कितनी एनर्जी, मेरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली जाएगी, 3600 जूल। वहीं अगर किलोवाट आवर में पूछा जाए तो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इस पर पावर आपको चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो 1 किलोवाट का है और 1 घंटे तक चलाया जाता है, तब वो कितना वर्क करेगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितना काम आपको करके देगा। तो आपके पास में पावर है किलोवाट में, तो 1 किलोवाट के अंदर वॉट कितने होते हैं, 1000 वॉट। और टाइम 1 आवर का मैं सेकंड में लिखूंगा 60 इंटू 60, तो ये हो गया हमारा 3600 और 30, ये इतना जूल। राउंड ऑफ में 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये मेरी और वर्क निकल के आ गया किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर के केस में। अब जब हमारा क्या केस देखा जाएगा, कॉमर्शियल तौर पर किसी पंखे की, किसी टीवी की वजह से कितनी एनर्जी कंज्यूम करी जा रही है, तो हम उसको जूल में लेकर नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, उसको किलोवाट आवर तक ही रहने देंगे। किलोवाट आवर तक ही हमारा मोटिव होगा कि किलोवाट आवर में आप वर्क निकाल दो। वर्क किस में निकाल दो आप, कि वर्क को निकालो पावर इनटू टाइम से, लेकिन पावर तुम्हारी किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम तुम्हारा आर में होना चाहिए। इसके बाद जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी किलोवाट आर। तो अब यही वो यूनिट है, यही वो यूनिट है एनर्जी के कंजप्शन की जिसको हम लोग फाइंड करते हैं। मान लो ये वैल्यू निकल के आ गई 2 किलोवाट आवर या फिर 3 किलोवाट आवर या 4 किलोवाट आवर, तो ये हमारी यूनिट बन गई कि 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। और इसके हिसाब से फिर हमें बिल भरना होगा कि मान लेते कि 1 यूनिट के पैसे हैं 3 और 2 यूनिट आपकी बन गई, तो आपको कितना देना पड़ेगा पैसा, 6 रुपीज। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। जैसा कि यहां पर है कि कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी जाएगी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा, पावर ऑफ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट क्या बोला इसमें, 1 किलोवाट, वॉट में नहीं रखा उसने, 1 किलोवाट। वर्क फ्रॉम 1 आवर
इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर, देन 1 किलोवाट आवर, तो मैंने चेंज किया तो मेरा आ गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब यहां पर है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, नंबर ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो इसके लिए क्या है, नंबर ऑफ किलोवाट आवर इक्वल टू वॉट इनटू आर अपॉन 1000। अब इसका क्या रीजन, अब हम इसको देखते हैं। चलिए इसके लिए ये कहा गया है कि आप मान लेते हैं हमारा कोई एक फैन है, ठीक है, फैन मेरा है 100 वॉट का। कितने वॉट का है मेरा फैन, 100 वॉट का। और मैंने उसको क्या किया, इस फैन को कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि इसको चलाया मैंने 2 आवर के लिए। एक 100 वॉट के फैन को मैंने 2 आवर तक रन किया। अब इसके बाद हमसे ये पूछा गया कि अब आप मुझे ये बताओ कि कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन। तो जितनी एनर्जी कंज्यूम करी जाएगी वो किस में आनी चाहिए, किलोवाट आवर में। अब जितना किलोवाट आवर आएगा वही क्या बनेगा आपका यूनिट। और बोला गया कि इस फैन ने जितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, जितनी यूनिट बनाई है, तो हम बताएं कि आपका जो 1 यूनिट का पैसा आपको देना है वो देना है आपको 2 रुपीज। कितने, 2 रुपीज। अब हम लोग देखें कि हमारी कितनी यूनिट बन रही है। जैसे अगर मैं बात करूं तो वर्क को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी। वर्क को निकालने के लिए P इंटू टी। जब कॉमर्शियल यूनिट की बात आएगी तो पावर किस में होगी, किलोवाट में, और टाइम किस में होगा, आर में। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल पावर हमारी किस में दे रखी है, पावर हमारी दे रखी है वॉट में 100, और टाइम हमारा दे रखा है आर में। तो टाइम में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये जो वॉट है, इस वॉट को मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, 100 वॉट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट में। तो 100 वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या होगा कि हम जानते हैं कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। तो अगर किलोवाट में चाहिए तो क्या होगा, 100 को डिवाइड दे दिया जाएगा किलोवाट के लिए किससे, 1000 से। 1 2 1 2, ये आ गया 0.1 किलोवाट। जो फैन आपको 100 वॉट का दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में वो किलोवाट में कितना है, 0.1 किलोवाट। और हमारी कॉमर्शियल यूनिट के लिए पावर हमें वॉट में नहीं रखनी, पावर हमें किस में रखनी, किलोवाट में। तो मैं क्या करूंगा, 100 वॉट की जगह पर लिख दूंगा 0.1 इंटू 1, 0.1 इंटू 1। तो ये जो मेरी वैल्यू आई है यहां से, वो आ गई मेरी 0.1 किलोवाट आवर, 0.1 किलोवाट आवर। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स। ये क्या हो गई हमारी नंबर ऑफ यूनिट। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट को मैंने कैसे निकाला है, नंबर ऑफ यूनिट को मैंने कैसे निकाला है, इधर बता देते। नंबर ऑफ यूनिट, अभी पीछे फॉर्मूला था ना, उसके लिए मैंने क्या किया कि जो मेरा वॉट की वैल्यू थी, कहीं ना कहीं मैंने उसके अंदर डिवाइड कर दिया किससे, 1000 से, और इनटू मेरे पास क्या है, आर। तो देखो यही तो थी चीज कि नंबर ऑफ किलोवाट, नंबर ऑफ किलोवाट का मतलब है आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड, आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड। और एनर्जी कंज्यूम्ड किस में आएगी, वॉट इंटू आर। तो वॉट ना होनी चाहिए हमारी, क्या होनी चाहिए, किलोवाट। तो इसके लिए हम किसका डिवाइड देते हैं, 1000 का। तो हमारा ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसा कि आपको यहां से दिख भी रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट मेरी ये बन गई। अब मुझे पता है कि मेरी यूनिट इतनी बनी और 1 यूनिट का पैसा कितना है, 2 रुपए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी बिल के लिए
कि हमारा जो बिल आएगा, बिल को हम कैसे निकालते हैं कि तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट ऑफ यूनिट। तो बिल कितना जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट बन रही 0.1 और कितना आ गया तुम्हारा रेट तो तुम्हें गिवन है 2। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 का किसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ में। तो आंसर कितना आएगा 0.2 रुपए। 0.2 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इतना पैसा अब आप जाकर क्या करना, भर के आ जाना, ये तुम्हारा बन गया बिल। अब इसी के लिए वैल्यू चेंज करते रहेंगे, बस आपको एक चीज पकड़ के रखनी है, जब भी एनर्जी कंज्यूम्ड की बारी आएगी। अब मैंने देखो यहाँ पर वर्क बराबर लिखा है, पर ऐसा तो हमने नहीं देखा। हम तो सर ये देखते हैं E इंटू पी इंटू टी। सर अचानक से जब ये टॉपिक आता है तो उस समय एनर्जी को, कॉमर्शियल एनर्जी को वो ई लिखने लग जाते हैं। तो बेटा वो ई में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ई का मतलब है कि वही एनर्जी जो कंज्यूम करी जा रही है किसी वर्क के द्वारा। कोई काम हो रहा है तभी तो वो एनर्जी कंज्यूम करी जा रही है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा। तो जो वर्क है वही किस में हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजप्शन में। तो इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने ई इसलिए लिख दिया कि जब भी हमें पता चल जाएगी कि या ई के साथ जब पावर लिखोगे तो पावर को किलोवाट पे लिखना और टाइम को किस में लिखोगे, आर में लिखना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ई बराबर पी इंटू टी लिख देते। तो ई इक्वल टू पी इंटू टी अपॉन 1000। अगर ऐसा है तो पावर आपको किस में दे रखी होगी, वॉट में। अगर ऐसा है तो पावर आपको किस में दे रखी होगी, वॉट में। तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता की बात नहीं करनी। तो ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन कर लेते हैं। अब आपने कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे होंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी देखे होंगे, सैंपल पेपर में क्वेश्चंस भी देखे होंगे जिनमें एक वर्ड लिखा रहता है रेटेड, कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रेटेड एट पावर दिस, या रेटेड एट पोटेंशियल दिस, या रेटेड एट करेंट दिस। इस रेटेड का मतलब क्या होता है, अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के तौर पर आपने लिखा हुआ देखा होगा रेटेड वर्ड। अब ये रेटेड का मतलब क्या है कि मैंने कोई भी एक बल्ब बनाया, जिस पर मैंने पहले से लिखा है कि इस बल्ब की पावर है 50 वॉट, और ये बल्ब जो मेरा वर्क करेगा उसके लिए पोटेंशियल देना होगा मुझे 220 वोल्ट। देखो बेटा यहां से एक बहुत अच्छा डाउट भी बनता है। क्या डाउट बनता है कि अगर मेरे को ये बोला गया कि 220 वोल्ट पर इसकी पावर है 50 वॉट, तो इस कहने का मतलब ये है कि जब इस बल्ब को आप 220 वोल्ट पोटेंशियल दोगे तो ये आपको वर्क करके देगा 50 जूल का। जितनी इसकी पावर है उतना ही ये वर्क करके आपको देगा। लेकिन इस पर मैंने जो लिखा है वो है रेटेड, कितनी आपको देनी होगी, इतने तक ये काम करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि मान के चलते हैं कि हमारे पास में पोटेंशियल की सप्लाई प्रॉपर नहीं आ पा रही, यहां से आ गई 110 वोल्ट, हमारी पोटेंशियल इसके पास में कम पहुंचा। तो जब वोल्टेज मेरे कम हुए तो उस हिसाब से ये जो पावर है क्या उतनी ही देगा, क्या उतना ही 50 जूल काम करेगा या इससे कम काम करेगा। ध्यान रखना जो मेरी रेटेड वोल्टेज है उससे कम मेरे वोल्टेज आ रहे हैं, तो जो मेरी रेटेड पावर है उस रेटेड पावर से कम ही मेरी पावर हमेशा क्वेश्चंस के अंदर आएगी। और क्वेश्चंस के अंदर क्या प्रैक्टिकली भी यही देखा जाएगा कि वोल्टेज अगर आपने कम कर दिए तो बल्ब क्या होगा, डिम हो जाएगा, मींस पहले जितना ग्लो नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये फंडा होता है रेटेड का। हाँ अगर आप चाहते हो कि इतना ही एनर्जी दे, इतना ही वर्क करे, तो इसके लिए आपको इतना ही पोटेंशियल देना होगा।
इससे कम जैसे ही आपका पोटेंशियल जा रहा है उस हिसाब से इसकी पावर भी क्या होती चलेगी, कम होती चलेगी। तो पूछ लिया जाता है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 2V पर ऑपरेट कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा 1 जूल काम हो रहा है, अगर मैं उसको 1V कर दूं तो मेरी जो एनर्जी का रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा या स्मॉलर देन 1 होगा। तो हमेशा याद रखना स्मॉलर देन 1 रहेगा। वोल्टेज मान लिए। अब ये रेटेड वोल्टेज नहीं है, ये तो सप्लाई दी है आपने 100 की, कि आप 110 की आपके पास इतने हैं और आपने इतने देकर इसको रन कराने की कोशिश करी। रेटेड तो ये है कि जब हमने इस मटेरियल को बनाया तब हमने बोला, सुनिश्चित कर दिया, ये डिसाइड कर दिया कि भाई साहब ये इतने इस वोल्टेज पर इतनी पावर दे सकता है। लेकिन जब आप इतना वोल्टेज नहीं दे रहे तो इतना वो वर्क करके आपको भी नहीं देगा। अब अगर किसी ने इसको कर दिया 250 वोल्ट, सर घट सकता है तो बढ़ भी तो सकता है, हाँ बढ़ेगा। अब जैसे ये बढ़ेगा तो आपकी जो वल्व की पावर कितनी है 50, जो आपका वल्व कितना है 50 वॉट का, तो जैसे वोल्टेज बढ़ाए तो इसकी पावर भी ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, 50 से। पावर जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 50, मतलब वो 50 वॉट से भी ज्यादा काम करके आपको देगा। और आगे जाके अगर वो जो उतना झेल पा रहा है लाइट को तो ठीक है, उसके बाद नहीं तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज का मतलब क्या है कि वो खराब हो जाएगा, बल्ब जलना बंद कर देगा कि भाई अब आपके इतने पोटेंशियल को वो नहीं झेल पाया, जिस वजह से वो फ्यूज हो गया। बोलते ना बल्ब फ्यूज हो गया, उसी चीज को लेकर। तो ये हमारा होता है रेटेड। अब हम लोग रेटेड के लिए कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, रेटेड पावर या रेटेड वोल्टेज के लिए। वी नो दैट P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। R का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाता है हमारा V स्क्वायर अपॉन P। इस कंडीशन के दौरान वोल्टेज चेंज हुए, पावर चेंज हुई, लेकिन इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे बुक और न्यूमेरिकल्स के हिसाब से तो कांस्टेंट ही मानी जाती है। क्या मानी जाती है, कांस्टेंट मानी जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात देखी जाए तो रेजिस्टेंस चेंज होती है। रेजिस्टेंस मैंने पहले ही बताया था टेम्परेचर के बदलने पर चेंज होती है। ये बल्ब इतने वोल्ट पर इतनी पावर दे रहा है, अगर मैंने इस वोल्टेज को इतना बढ़ाया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर करंट की जो सप्लाई है, करंट का जो नेचर है वो भी इंक्रीज करेगा पोटेंशियल बढ़ने से, जिसकी वजह से उस वायर के अंदर हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। और जब हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहां टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इसकी क्या हो रही होगी, चेंज। लेकिन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा उस समय मैं बोलूंगा देखो ये बल्ब वाला न्यूमेरिकल आ गया, जिसमें हम रेजिस्टेंस सेम ही रखते हैं। रेजिस्टेंस क्या रखते हैं, सेम ही रखते हैं। कैसे सेम रखते हैं, चलो मैं वैसे बताऊं। इसी पर एक क्वेश्चन है कि एक बल्ब है सेम इसी वैल्यू पर, वो 220 वॉट पर चलता है और पावर है उसकी 100 वॉट। पावर कितनी है, 100 वोल्ट। अब मुझे ये बताओ, पहले तो वोल्टेज है 220 वोल्ट, अगर मैंने वोल्टेज को घटाकर कर दिया 110, तो अब आप मुझे बताइए कि इसकी पावर कितनी होगी। सेम यही चीज है, 220 वोल्ट पर चलाता हूं तो मेरी पावर 100 वॉट है, या मैंने 50 लिख रखी है, वह न्यूमेरिकल में 100 वॉट। अब मैंने पावर क्या कर दी, 1110 कर दी, सॉरी वोल्टेज क्या कर दिया मैंने, 1110 कर दिए। तो अब मुझे बताओ नई पावर कितनी आएगी। इतना तो पता है कि पावर कम हो जाएगी, इतना तो तुम्हें पता है कि पावर कम हो जाएगी, इसका मतलब आंसर 100 वॉट से कम आने वाला है, लेकिन आएगा कितना। तो पावर को निकालने के लिए फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R, पावर को निकालने का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R। V की वैल्यू गिवन है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए, क्योंकि इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इस केस में भी है,
अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ये कहा जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट मान ली जाती है। तो बस आप क्या करो, यहाँ की वजह से आप रेजिस्टेंस निकाल दो और रेजिस्टेंस निकाल कर यहाँ पुट कर दो और पावर का आपको पता चल जाएगा। पावर का क्या पता चल जाएगा आपको कि आप अगर यहाँ से रेजिस्टेंस निकालोगे तो आपको वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V² अपॉन आर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V² अपॉन आर मीन्स 220 इंटू 220 अपॉन आर, और ये हमारी सॉरी अपॉन V² अपॉन पी। पावर के लिए पूछ रहे हैं ना तो P, आर के लिए पूछ रहे हैं तो P, और पावर कितनी हमारी 100। दिस दिस देन दिस एंड दिस 484। तो ऐसे करके यहां से जो रेजिस्टेंस हमारी आई है उस वैल्यू को यहां पुट कर दो, इसके हिसाब से हमारी नई पावर आ जाएगी। तो यही मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को, इस पर बहुत डाउट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस बात के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे पास में एक बल्ब है, वो पहले किसी 220 वोल्ट पर रन किया जाता है और उसकी पावर मैंने 100 वॉट लिखी है। फिर मैं वोल्टेज को डिक्रीज करके 1110 कर देता हूं, तो मेरी पावर क्या होगी, मेरी पावर क्या होगी। अब इसके लिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम के लिए, ये बताइए पहले तो। पावर इंक्रीज, पावर इंक्रीज और पावर डिक्रीज, पहला पॉइंट तो ये बन जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे केस में इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, कि बताइए रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। चौथा केस ये होगा इसके लिए जो हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस कैन चेंज विद टेम्परेचर। ये हमारा रहेगा इस क्वेश्चन के ऊपर आने वाला डाउट जो हमें फाइंड आउट करना है इस लेक्चर के दौरान। अगर मेरे पास 220 वोल्ट का बल्ब है, 100 वॉट उसकी पावर है, उसकी मैं वोल्टेज 1110 कर देता हूं, तो सीधी सिंपल बात है कि यहां पर पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पावर क्या होगी, डिक्रीज। कि वोल्टेज कम हुए तो पावर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहां हम लोग बोल देते हैं बल्ब क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में ग्लो कम होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट था हमें ये पता चलेगा कि डिक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट है हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज। हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज के लिए मतलब है कि पहली पावर तो तुम्हें पता 100 वॉट है, लेकिन यहाँ की पावर क्या आएगी, तो पावर निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, V² अपॉन आर। तुम्हारे पास में 1110 इंटू 1110 तो है, मीन्स V² आपके पास में है, लेकिन रेजिस्टेंस आपको नहीं पता। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स, अकॉर्डिंग टू बुक थ्योरी, ये कहा जाता है कि हमारे इस न्यूमेरिकल में आपको दोनों रेजिस्टेंस सेम ही माननी होंगी। रेजिस्टेंस कैसी रहेगी, कांस्टेंट। ये इस न्यूमेरिकल के लिए है। अकॉर्डिंग टू 10th की थ्योरी रेजिस्टेंस आपको कांस्टेंट ही माननी है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग डेप्थ एनालिसिस करें तो जैसा हमने पढ़ा है तो उसके लिए हमारी थ्योरी थोड़ी सी बदल जाएगी, लेकिन आपको वो उस थ्योरी पर कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की कि हाँ कि प्रॉपर आंसर कैसे बनता है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, मींस यहाँ भी रेजिस्टेंस जिस बल्ब की निकल के आएगी वही रेजिस्टेंस यहाँ पर होगी। अगर मैं यहाँ की रेजिस्टेंस निकालने जाता हूं तो R बराबर क्या होगा मेरा, V² अपॉन P। तो मैंने यहां से क्या करा, रेजिस्टेंस को निकाल लिया, ये मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को उठाकर मैं यहां रख दूंगा, तो ये वैल्यू मेरी रेजिस्टेंस की चेंज नहीं होगी और मुझे यहाँ की पावर बताकर मेरे को दे देगी। इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस बता ही दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू 10th थ्योरी रेजिस्टेंस आपकी कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। फिर मैं कह रहा हूं रेजिस्टेंस कैन चेंज विद टेम्परेचर। हाँ हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है।
पहले के केस में और अब के केस में अगर मैं बात करूं तो मेरा टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। टेम्परेचर क्या होगा मेरा, डिक्रीज। और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से, टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से जो मेरी रेजिस्टेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगी या ज्यादा होगी, क्योंकि ये कह रहा है रेजिस्टेंस कैन चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस भी हमारी कम होगी या ज्यादा, तो बताओ जल्दी। तो रेजिस्टेंस भी हमारी उस टेम्परेचर के बदलने पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहां से अगर मैं पावर बढ़ा देता हूं तो भी मेरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई टेम्परेचर कौन बढ़ा रहा है, रेजिस्टेंस ही तो बढ़ा रही है। टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, है ना। तो अब यहां पर रेजिस्टेंस हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारी यही डाउट रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कोई इसको लेकर डाउट पूछेगा नहीं, रेजिस्टेंस कैन चेंज विद टेम्परेचर पर नहीं है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट में बस यहाँ तक है। तो हम लोग ऐसा न्यूमेरिकल आप देखना, आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर मिलेगा भी, जिसमें वोल्टेज को चेंज करके बल्ब की पावर को वो डिस्कस करता है। अब मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मल, लास्ट टॉपिक है मेरा, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि कैसे हमारे इस हीटिंग इफेक्ट से अप्लायंसेस वर्क करते हैं और उनके लिए खास कंडीशन क्या होती है। खास कंडीशन के लिए क्या होता है हमारे पास में, जैसे कि ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि एक बल्ब है जिसको या पर मैं लैम्प बोलूं, इज यूज्ड टू प्रोवाइड लाइट बाय हीटिंग इट्स फिलामेंट मेड ऑफ अ टंगस्टन, जिसका टेम्परेचर रहेगा 3380 डिग्री सेल्सियस। मींस मैंने उस बल्ब के अंदर एक ऐसा फिलामेंट लगाया है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। इधर में एक इलेक्ट्रिक आयरन गीजर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल etc आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस ऑन जूल हीटिंग। ये भी सब हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं। और मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है जिसको हम यूज करते हैं, जिसकी अलग अलग रेटेड भी आती है कि एक फ्यूज इतने पर काम करेगा, दूसरा इतने पर, तीसरा इतनी पावर पर, चौथा इतने करंट पर काम करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी हमें देखने को मिल जाती है। अब जैसे ही हम जब एप्लीकेशन की बारी आती है तब हमें एक मटेरियल चुनना होता है। मटेरियल चुनना होगा जिससे हमें क्या देखने को मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। हमें कोई एक ऐसा मटेरियल देखना होगा जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट, जितनी ज्यादा हीट हम जनरेट करेंगे उतना ही हमारा हीटिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब मेरे पास में कोई एक कॉइल है, जब उस कॉइल के अंदर मैं करंट पास करता हूं, उस करंट की वजह से जो मेरा वर्क हीट के तौर पर मुझे मिलता है, और उसी हीट का मैं क्या करता हूं, यूज करता हूं। जैसे कि मेरा एक हीटर, जैसे कि मेरा एक गीजर, ये सब हीटिंग इफेक्ट पर ही तो चल रहे हैं। अब ये जो कॉइल ली है इसकी खास बात क्या होगी, ये कैसा मटेरियल होगा। हीटिंग इफेक्ट के लिए जो हमारा मटेरियल होगा वो एक ऐसा मटेरियल होगा विच डू नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, जो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड ना हो, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। तीसरा, जिसका हाई रेजिस्टेंस हो। अब ये तीन बातों को हमें बारी बारी से डिस्कस करना है। अब मुझे तीन बातों को बारी बारी से डिस्कस करना है, क्यों मेरी उस कॉइल के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने क्या करा, कोई हीटिंग डिवाइस बनाई,
और मुझे पता है कि भाई इस हीटिंग डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ने वाला है, इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ऑक्सीजन है उसके साथ में ये केमिकल रिएक्शन करके कहीं ऑक्सीडाइज्ड ना हो जाए, कहीं वो पिघल ना जाए, कहीं वो मेल्ट ना हो जाए, कहीं वो ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है कि ऑक्साइड ना बना दे, एक धूल मिट्टी सी ना बना दे, जो राख ना बन जाए। कहीं अगर ऐसा ही हो गया कि मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस करंट देने पर, हीट देने पर ही मेल्ट हो रहा है, तो फिर ऐसे अप्लायंस का काम ही क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, एक कॉइल ऐसी लेंगे जो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा का मतलब क्या है कि एक कॉइल होगी जिसका हम एक मेल्टिंग पॉइंट का लेवल फिक्स कर देंगे। ये मेरा मेल्टिंग पॉइंट का लेवल है, मेल्टिंग पॉइंट लेवल, कि एक वो टेम्परेचर जिस पर ये कॉइल मेल्ट हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, इस कॉइल को हीट देना शुरू करता हूं। मेरा जो करंट है उसकी वजह से यहां पर वर्क हो रहा है, जिसके कारण हीट जनरेट हो रही है। अब वो हीट जो जनरेट हो रही है वो धीरे धीरे क्या होगी, रेडिएट आउट होगी। पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी यहां से हीट के निकलने की कि जो मेरा जितना मैं यहां पर एनर्जी दे रहा हूं उतना ही मेरी हीट रेडिएट हो रही है। और रेडिएट होते होते फिर एक ऐसी स्टेज पर आ गई जहां पर हीट स्टेबल हो गई कि अब इससे ज्यादा हीट मेरी नहीं बढ़ेगी। एक कॉइल ऐसे मटेरियल की बनी हुई थी, मैं लगातार जब उसको हीट देता गया, लगातार मैं एक एनर्जी देता गया, जो वर्क एनर्जी के देने पर कन्वर्ट हुआ हीट बनाने में, वो धीरे धीरे बढ़ती गई और एक ऐसी स्टेज आ गई जहां पर वो हीट क्या हो गई, स्टेबल। मतलब अब जितना आप एनर्जी दे रहे हो उतना ही काम हो रहा है, जितना वर्क उतना ही हीट का रेडिएशन। अगर अब हीट इससे ज्यादा ऊपर जाती है तो अब ये पहुंचेगी किसके पास में, अपने मेल्टिंग पॉइंट के पास में, और ये जो हमारा हीटिंग डिवाइस की कॉइल है ये भी क्या हो जाएगी, जल जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। तो जरूरी थोड़ी जो हमारे हीटर होते हैं, प्रेस होते हैं, इनके जो कॉइल है वो बर्न नहीं होती, वो भी होती हैं, वो भी जलती हैं। तो इसीलिए उनको क्या एक स्टेबिलिटी आ जाती है। इस हद तक क्या है कि इस हद तक आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी टेम्परेचर की, कि आप जितनी एनर्जी दे रहे हो उतना ही काम हीट को जनरेट करने का चल रहा है रेडिएशंस के तौर पर। तो इजीली क्या नहीं हुआ, ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं हुआ। अब ऑक्सीडाइज्ड क्यों नहीं हुआ, इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसका एक हाई मेल्टिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा। कितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बना दो जिससे कि इजीली ऑक्सीडाइज्ड ना हो। दूसरा, भाई इतनी ज्यादा हीट जब बननी है तो उसके लिए रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा ही होनी चाहिए। अब ऐसा हमें कौन सा मटेरियल करके देता है, ये मटेरियल हमें करके देता है अलॉय। ये मटेरियल हमें कौन सा है जो ये काम करके देता है, वो हमारे सब कहलाए जाते हैं अलॉय, जिनमें हमारे आ जाते हैं निक्रोम वायर, जिनमें हमारे आ जाते हैं टंगस्टन। तो ये हमारे कुछ मटेरियल हैं जिनकी खासियत यही होती है, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और हाई उनकी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। जैसे एक बल्ब होता है, सब लोग देखा है बल्ब को, कि उसके अंदर एक कॉइल लगी हुई रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं टंगस्टन वायर। अगर इस कांच के, इस फिलामेंट, इस कांच के इस क्यूब को मैं ना बनाऊं, केस को मैं ना बनाऊं, इस ग्लास केस को, तो क्या होगा, बल्ब जलेगा नहीं। बल्ब मेरा जलेगा, लेकिन वो जैसे ही मैं इसको करंट पास करूंगा और वो कॉइल क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी हाथों हाथ। तो इस ऑक्सीडाइज को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक कवरिंग देता हूँ जिससे कि ऑक्सीजन का जो इफेक्ट है उससे बचाया जाता है, और इसके अंदर हम इनर्ट गैसेस भर देते हैं, जिसका मतलब है लेस रिएक्टिव गैसेस, लेस रिएक्टिव गैसेस, जिसके कारण वो फिलामेंट अपने उस स्टेज तक नहीं पहुंचता जहां वो ऑक्सीडाइज्ड होके बर्न हो जाए, एक ऑक्साइड बना ले अपना। तो ऐसे हमारे ये कुछ कॉइल है, इन पॉइंट पर डिपेंड करती हैं। अब आपसे मेन रीजन यही पूछा जाएगा कि जो हीटिंग इफेक्ट के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं, जिनके जो कॉइल का मटेरियल होता है, उनकी खास बात क्या होती है कि इजीली ऑक्सीडाइज ना हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो और हाई क्या हो, उनकी रेजिस्टेंस हो। अब इसी पर एक और बात आती है जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। इस फ्यूज का जो वायर हम इस्तेमाल में लेते हैं, फ्यूज के हमारा एक सेफ गार्ड डिवाइस है जिसको हमें शॉर्ट सर्किट होने से वो बचाती है। फ्यूज का जो वायर है,
ज्यादातर जो लिया जाता है वो लिया जाता है लीड का या टिन का। और इसके लिए और यहां पर जो चेंज है, जो डिफरेंस है वो क्या होगा, यहां रेजिस्टेंस तो होगी हाई, रेजिस्टेंस हाई बट लो मेल्टिंग पॉइंट। जो फ्यूज का अलॉय बनाया जाएगा, जो वायर बनाया जाएगा, एक अलॉय होगा, वो ज्यादातर बढ़िया बनता है लीड का और टिन का, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी रेजिस्टेंस तो हाई होगी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट उसका कैसा होगा, लो होगा। और ये जो फ्यूज का टॉपिक है ना, अब जब न्यूमेरिकल करेंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी समय की वजह से हम लोग यहीं पर इसको लेक्चर को स्टॉप करते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि क्या हमें मोटिवेशन बनता है और आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें और लेक्चर अच्छे अच्छे लाते रहें। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अब तक के पढ़ी हुई लेक्चर से थोड़ा बहुत डिफरेंस लगा होगा। तो सपोर्ट बनाए रखें फिजिक्स पल्स के साथ में।